कहानी शुरू होती है इटली से और साल होता है 1943 का। हमें एक जंग का मैदान दिखाया जाता है जहां पे ब्रिटिश अलाइड फोर्सेस दुश्मन की सेना से लड़ रहे हैं। इसी इंटेंस फायरिंग के दौरान यहाँ पे एक ब्रिटिश फाइटर प्लेन क्रैश लैंड करता है। इस पायलट की मौत हो जाती है, लेकिन यहीं पे एक दूसरा सोल्जर उसे अपने प्लेन से बाहर निकालता है और इन्हें इसके जेब से एक लेटर मिलती है जो खून में लथपथ होती है। ये इसकी लेटर लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस सिपाही जिसकी प्लेन क्रैश में मौत हुई है, इस सिपाही का नाम एब्राहम डेविड होता है। और इसके बाद ये कहानी कुछ समय पीछे जाती है। 1940s के फिलाडेल्फिया में बचपन के दोस्त लीना और एब्राहम अपने नए नए प्यार में काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। लीना रंग से सांवली होती है और एब्राहम एक वाइट होता है और जीविश होता है। एब्राहम अपने डिप्लॉयमेंट की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसे एक ऑफिसर पायलट बनना है। डेविड जब लीना को कॉलेज से घर छोड़ने के लिए जाता है तो जाते वक्त डेविड कहता है कि मैं तुम्हें हर रोज खत लिखूंगा। लीना जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, लीना की माँ चाहती है कि लीना घर के कामों में मदद करे क्योंकि डेविड जो कि एक अमीर घर से ताल्लुक रखता है और समाज इनकी शादी को स्वीकार नहीं करेगा। रात में डेविड के घर पे पार्टी होती है क्योंकि उसका बर्थडे होता है और लीना की फैमिली को यहाँ खाने बनाने का ऑर्डर मिलता है। इसके बाद ये लोग खाना डिलीवर और सर्व करते हैं। इसी बीच में डेविड लीना को घर से बाहर बुलाता है। डेविड लीना से उसके दिल की बात बताता है। इतने में ही वहाँ पे लीना की माँ आ जाती है और वह डेविड से कहती है कि अगर मेरी बेटी से प्यार करते हो तो अपने घर वालों के साथ हमारे घर पे आकर उसका हाथ मांगो। और डेविड कहता है कि मैं जंग से वापस आने के बाद सबसे पहले यही काम करूंगा। अब हम एक वेस्ट वर्जीनियन लेडी को देखते हैं जो रोज अपने दो बेटों की खबरों का इंतजार करती है जो विदेश में जंग लड़ रहे हैं। ये लेडी इसे रोते हुए कहती है, क्या मेरे बेटों की कोई खबर आई है? लेकिन इस लेडी के दो बच्चों की कोई खबर नहीं आई होती है। इधर लीना भी डेविड के लेटर का इंतजार कर रही है जो कि जंग में चला गया था। इसी जंग के बीच महिलाओं को भी देश की सेवा करने के लिए मौका दिया जा रहा है क्योंकि ये कई कामों में देश की मदद कर सकती हैं। फिर लीना घर आती है और उसकी माँ उसे डेविड का खत देती है। इस खत में डेविड के लापता होने के बारे में लिखा होता है। लीना ये खबर सुन के दिल हार के रोने लगती है और कई हफ्तों तक दुख मनाने के बाद लीना अपनी माँ से कहती है कि वो आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है क्योंकि उसके घर वालों के पास आगे की पढ़ाई के पैसे भी नहीं है। इसके बाद लीना को उसकी माँ और दादी स्टेशन तक छोड़ने के लिए आती हैं। जॉर्जिया के बेसिक ट्रेनिंग के लिए ट्रेन में सफर के दौरान लीना दूसरे एनलिस्टीज से मिलती है जो बाद में उसके दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद इनका मेडिकल एग्जामिन होता है और फिर उन्हें यूनिफॉर्म देकर बेड अलॉट किए जाते हैं। अब कैप्टन चैरिटी एडम्स और लेफ्टिनेंट नियोल कैंपबेल उनको यहाँ के रूल्स समझाती है और साथ में ये भी बताती है कि यहाँ पर हम सब निग्रो हैं, इसलिए गोरे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं तुम लोग उन सुविधाओं की कभी भी उम्मीद मत रखना। फिर अगले दिन से सभी लड़कियों की कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। तभी हम यूएस प्रेसिडेंट हाउस को देखते हैं जहाँ पर वही महिला प्रेसिडेंट से मिलने का इंतजार कर रही है। ये यहाँ पे 2 दिन से इंतजार कर रही होती है। तभी मिसेस एलेनोर रूजवेल्ट उन्हें व्हाइट हाउस के बाहर देख लेती है और अगले दिन मिसेस रूजवेल्ट इस लेडी से मिलने के लिए बाहर जाती है तो ये लेडी बताती है कि उसके 2 बच्चे 3 साल पहले जंग पे गए थे, लेकिन 3 सालों से उनकी कोई भी खबर नहीं आई है। मिसेस रूजवेल्ट बताती है कि उन्हें आप खत क्यों नहीं लिखते, लेकिन ये लेडी कहती है कि मैंने उन्हें कई सारे खत लिखे लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। और ये सुनकर मिसेस रूजवेल्ट को बहुत ही हैरानी होती है। ये लेडी कहती है कि यह हालत पूरे देश की है, ना तो खत भेजे जा रहे हैं और ना ही उनके जवाब आ रहे हैं। और ऐसा सुनकर मिसेस रूजवेल्ट उसे प्रेसिडेंशियल हाउस में लेके आती हैं और उन्हें इस बारे में सारी दास्तान सुनाती है। दूसरी ओर निग्रो यूनिट की कैप्टन चैरिटी एडम्स अपनी सीनियर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि उनकी लड़कियां जंग में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद भी उनको कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। तब ये सीनियर ऑफिसर इसके सामने एक अखबार रख देता है जिसमें लिखा होता है निग्रो वुमेन और नॉट फिट टू सर्व। और इसके बाद ये अधिकारी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, मिसेस रूजवेल्ट और मैरी मैक्लियोड बेथून के साथ 2 उच्च अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा करते हैं कि सिपाहियों के खत उनके घर वालों को क्यों नहीं मिल रहे हैं। एक जनरल बताता है कि मिलिट्री सप्लाईज की डिलीवरी को मेल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस वजह से ब्रिटेन के हैंगर्स में लाखों चिट्ठियां और पार्सल्स जमा हो गए हैं। इन्हें क्लियर करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन
गया है जिसे कई यूनिट्स यहाँ तक कि एक व्हाइट वुमेन्स यूनिट भी नहीं सुलझा पाई। बैथून का मानना है कि ब्लैक वुमेन्स आर्मी कॉर्प्स इस काम को कर सकती हैं, तब जाकर कैप्टन एडम्स के यूनिट को ऑर्डर्स मिलते हैं। मेजर एडम्स को बताया जाता है कि तुम और तुम्हारी यूनिट को यूरोप भेजा जा रहा है। इसके बाद मेजर एडम्स को हवाई जहाज के रास्ते यूरोप में भेजा जाता है। तभी मेजर एडम्स को पता चलता है कि उन्हें पोस्टल बटालियन के तौर पे काम करना होगा। को अपनी बटालियन की काफी फिक्र हो रही है क्योंकि वो पानी के रास्ते से ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें उन्हें बहुत तकलीफ होती है और इनकी बटालियन को बिना नेवल एस्कॉर्ट के ओशन लाइनर ली डी फ्रांस के जरिए तूफानी अटलांटिक पार करना पड़ता है। इस सफर में इन लेडीज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्होंने पहले पानी के रास्ते से ट्रेवल नहीं किया होता है। इधर यूरोप में पहुंचने के बाद मेजर एडम्स को लेफ्टिनेंट से बात करती है कि खत भेजने जैसे छोटे काम के लिए हमें क्यों चुना गया है, क्या इससे हम अपने आप को साबित कर पाएंगे। लेकिन मेजर एडम्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके कुछ देर बाद मेजर एडम्स अपने साथी के साथ उस जगह जाती है जहाँ पे इन सारे खतों को रखा गया था। जब यहाँ पर दो सैनिक दरवाजा खोलते हैं तो मेजर एडम्स देखती हैं कि पूरे हैंगार में लाखों खतों के ढेर पड़े हैं और मेजर एडम्स इन खतों के ढेर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। सैनिक उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इस हैंगार में खत नहीं है बल्कि यहाँ पे सभी हैंगार्स में लाखों खत पड़े हैं और ये जानकर मेजर एडम्स हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मेजर एडम्स अपने सैनिकों को बताती है कि ये खत पिछले 10 महीने से यहीं पर पड़े हैं और यहाँ के सभी एयरप्लेन हैंगर्स में ये खत रखे हुए हैं और इस जंग में लड़ने वाले सिपाहियों को उनके घर की खबर नहीं मिल रही और न ही उनके घर वालों को अपने बच्चों की खबर मिल रही है। कैप्टन एडम्स अपनी बटालियन को बताती है ये खत यहाँ पर लाखों की तादाद में है और ये हमारे सिपाहियों के खत है जो जंग में लड़ रहे हैं। हमारे सोल्जर्स को उनके खत न मिलने की वजह से उनका हौसला और जज्बा कम होता जा रहा है जिस वजह से वो जंग में लड़ नहीं पाते। हमें उनके हौसले और जज्बे को बरकरार रखना होगा और हमें ये काम करना होगा। पहले भी कुछ लोगों ने इस काम को करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हुए हैं। हमें इस काम को करने के लिए बुलाया गया है और हमें सिर्फ 6 महीने दिए गए हैं। हमें एक मिशन समझ के इस काम को करना होगा। ग्लासगो पहुंचकर उनका सामना रेसिस्ट कमांडिंग ऑफिसर जनरल हाल्ट से होता है। वो उन्हें उतरते ही शहर में मार्च करने का ऑर्डर देते हैं। और एक पुराने गंदे चूहों से भरा बिना हीटर वाला बोर्डिंग स्कूल उनका बेस बनता है। मेजर एडम्स और कैप्टन कैंपबेल को सिर्फ 6 महीने दिए जाते हैं, साथ ही 2 साल का अनडिलीवर्ड मेल बैकलॉग क्लियर करने का इम्पॉसिबल टास्क दिया जाता है। इसके बाद कैप्टन एडम्स और उसकी बटालियन इस पूरे स्कूल को साफ करती है जो कि चूहों और गंदगी से भरा हुआ था। अगले दिन सैनिक इन लेटर्स को गाड़ियों में भरकर इस बेस कैंप में लाना शुरू कर देते हैं और इन लेटर्स को सॉर्ट करने का काम शुरू होता है। लीना भी यहीं पे काम कर रही होती है। एक दिन लीना टैग्स को केयरलेस तरीके से हैंडल होते देखकर अपना कंट्रोल खो देती है। वो अपने दोस्तों के सामने टूट जाती है और एब्राहम के साथ अपना कनेक्शन बताती है। लीना वॉशरूम में अपना दिल हार के रो रही होती है, तभी उसके दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं। लीना बताती है कि डेविड अब जिंदा नहीं है। लीना बताती है उसके यहाँ पे आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। वो एक सिपाही था और उसने मुझे उसका इंतजार करने के लिए कहा था। लीना अपने दिल का हाल जाहिर करती है और कहती है कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो हर रोज मुझे खत लिखेगा, जबकि मुझे उसकी तरफ से कोई भी खत नहीं मिले थे। मुझे यकीन था कि वो मुझे खत जरूर लिखेगा और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि उसकी लेटर्स इन्हीं लेटर्स के किसी ढेर में पड़ी होंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद हम ये काम करने लगेंगे। लीना बहुत इमोशनल होती है और ये सारे दोस्त मिलकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। लीना की दोस्त उसे कहती है हम तुम्हारी मदद करेंगे इब्राहिम की लेटर को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे कैप्टन मेजर एडम्स आ जाते हैं। वो इन सभी लेडीज को काम पे भेज देती है लेकिन लीना को यहीं पे रोक देती है। लीना कैप्टन से कहती है कि मुझे पता है कि मेरी वजह से आपकी यूनिट को एम्बैरस हुआ है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना काम बखूबी करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इन सोल्जर्स के घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है। कैप्टन एडम्स से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत भी करती हूँ। कैप्टन एडम्स कहती है अभी जब तुम दुखी होकर रो रही थी तो मुझे लगा था कि कोई मामूली बात होगी। मैंने अपने आर्मी के करियर में हर
ऑर्डर को सीरियसली लिया है और मैं इस ऑर्डर को भी सीरियसली ले रही हूँ। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मुझे पहले बहुत इंसल्ट किया जाता था और मुझे लगता था कि उन्होंने हमें इस मेल को हैंडल करने का काम दिया है, लेकिन जिस तरह जैसे आज तुमने इस काम की अहमियत को मेरे सामने शेयर किया है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये काम हमारे सोल्जर्स और उनके फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीना ने कैप्टन एडम्स को अपने काम की एक ऐसी अहमियत समझाई थी जो उसे पहले नहीं पता थी, कि जितनी इम्पोर्टेंट एब्राहम के लेटर मेरे लिए थी उतनी ही इम्पोर्टेंट ये सारी लेटर्स उनके फैमिलीज के लिए है। मेजर एडम्स भी लीना से कहती है कि उसकी कहानी ने उन्हें भी उनके काम की अहमियत समझाई है। धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं और मेजर एडम्स और उनकी टीम ने लगभग 57,000 से ज्यादा खत डिलीवर कर दिए थे। तभी आर्मी जनरल का खत उन्हें मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आपके जरिए जितने भी खत भेजे गए थे वो डिलीवर करने के काबिल नहीं थे, इसलिए उन्हें वापस भेज रहे हैं। साथ में यह भी बोला जाता है कि आने वाले वीकेंड्स पे उनकी निग्रो बटालियन उनके सोल्जर्स का मनोरंजन करे। इसके बाद वीकेंड्स पे सारे सोल्जर्स पार्टी कर रहे होते हैं। यहीं पर लीना की मुलाकात ह्यूज से होती है जिससे वो पहले भी मिली थी। दोनों डांस करते हैं, लेकिन एब्राहम की याद दिलाने वाले एक गाने पर वो वहाँ से निकल जाती है। दोनों दोस्ती करने का फैसला कर लेते हैं। तभी पार्टी में मेजर एडम्स के पास एक अफसर आता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है। अगली सुबह काम शुरू होता है। तभी एक अफसर यहाँ पे कहता है कि उसे उसी का लेटर वापस मिला है। ये ऑफिसर बहुत रूड होता है और ये सभी महिलाओं से रूडली बात करता है। इसके बाद ये मेजर एडम्स से कहता है कि अगर आपको अपना काम नहीं आता तो अपना काम बंद कर दीजिए। इसके बाद वो जनरल हॉल्ट से कंप्लेंट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद मेजर एडम्स अपनी बटालियन से पूछती है कि हमें क्या दिक्कत आ रही है। इस पर लड़कियां बताती हैं कि कई सारे लेटर्स फटे हुए हैं और यहाँ पर काफी ठंड भी है, इसलिए ग्लव्स पहनकर हमें काम करना पड़ता है और कई लेटर्स पे ठीक से नाम भी नहीं दिख रहा और कुछ लेटर्स ऐसी है जो कि चूहों ने काट दी हैं। इसलिए सभी महिलाएं मिलकर सबसे पहले इस प्रॉब्लम का हल निकालती है। इसके बाद हमें चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारी लड़कियां प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की डेथ पे सोग मनाने के लिए आई होती है। तभी मेजर एडम्स को पता चलता है कि जनरल हॉल्ट की तरफ से भेजा हुआ अफसर उनकी जासूसी करके उनके बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रहा था और फिर मेजर एडम्स उसे यहाँ से निकाल देती है। तभी उन्हें हमला होने की खबर मिलती है और ये सभी लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। अगले दिन लीना नोटिस करती है कि सैनिक अपने घर पर खत भेजने के वक्त लेटर पर उस जगह का नक्शा बनाते हैं ताकि उनके परिवार को पता चल सके कि वो दुनिया के किस कोने में लड़ रहे हैं। इस जानकारी को लीना एडम्स को बताती है और इस चीज से उनकी बहुत बड़ी समस्या सुलझ जाती है। कैप्टन एडम्स लीना से कहती है हर एक डिवीजन में 16,000 सिपाही होते हैं और तुमने उनमें से 48,000 सोल्जर्स को ढूंढा है, मतलब कि 48,000 सोल्जर्स का पता चल चुका है। इसके बाद लेफ्टिनेंट सभी लेडीज से कहती है किस किस ने उनके लेटर्स पे हैंड ड्रॉन सिंबल्स को देखा है, तो सभी लड़कियां हाथ उठाती हैं और इस खोज से इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके बाद मेजर एडम्स के 2 ड्राइवर्स लेटर्स की डिलीवरी के लिए ट्रक में जाते हैं। तभी एक जगह का रास्ता बंद होता है जिसकी वजह से इन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है और इस रास्ते में इनका ट्रक बॉम्ब वाले गड्ढे में फंस जाता है। इस ट्रक में 4 महिलाएं होती हैं जिसमें से 2 महिलाएं इस ट्रक से निकल जाती हैं, लेकिन जब ड्राइवर और को ड्राइवर निकलने की कोशिश करते हैं तभी ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इन दोनों ड्राइवर्स की मौत हो जाती है। इधर पोस्टल ऑफिस में लीना की दोस्त को डेविड का लेटर मिल जाता है जिसे वो लीना को दे देती है। इसके बाद मेजर एडम्स उस ट्रक हादसे की खबर अपने सोल्जर्स को बताती है जिससे ये सारी सोल्जर्स बहुत इमोशनल होती हैं और कहती हैं कि हमारे सोल्जर्स का फ्यूनरल भी हमें करना होगा। इसके बाद वो कब्रिस्तान में दोनों महिलाओं को दफनाती हैं। तब एडम्स लीना को कहती है कि यहाँ पर कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स को दफनाया गया है, तुम यहाँ पर पता लगा सकती हो कि डेविड को किस जगह पर दफनाया गया है। लीना कब्रिस्तान में ढूंढने लगती है और कुछ समय बाद उसे डेविड की कब्र मिल जाती है। यहाँ पर लीना अपना दिल हार के रोने लगती है और यहीं पे डेविड का वो भेजा हुआ खत भी खोल लेती है। इस लेटर में डेविड ने अपने प्यार का इजहार लीना से किया होता है और ये भी बताया कि वो जानता है लीना उसका इंतजार कर रही है, फिर भी उसने लीना को जीने और अपनी जिंदगी का मजा लेने के लिए आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसकी ट्रेजिक मौत का मतलब था कि लीना के साथ एक मुस्तकबिल खत्म हो गया, लेकिन एब्राहम नहीं चाहता था कि इस वजह से लीना अपनी खुद की खूबसूरत जिंदगी जीने से रुक जाए। जब एब्राहम की मौत हुई थी हमने स्टार्टिंग में एक फाइटर प्लेन की क्रैश लैंडिंग देखी थी। उस प्लेन में जो फाइटर होता है वो एब्राहम डेविड होता है, मतलब डेविड यहाँ पर आने के कुछ ही देर बाद जंग में मारा गया था और आज ये लेटर लीना को मिल चुका है। लीना ये लेटर पढ़ के बहुत दुखी होती है और एब्राहम की बातों को याद रखते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। इसके बाद लीना अपने दोस्त के साथ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल हॉल्ट पोस्टल बटालियन के हेडक्वार्टर में आते हैं और मेजर
मेजर एडम्स से कहते हैं कि खत पहुंचाने के काम से मैं खुश नहीं हूं और वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। जनरल हॉल्ट मेजर एडम्स की टीम में कमियां निकालते हैं और जाते वक्त धमकी देते हैं कि अब तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी नहीं रहे जो कि तुम लोगों की हिमायत करता था और इस वजह से ये तुम्हारा सर्कस जल्द ही बंद होने वाला है। जनरल हॉल्ट मेजर एडम्स से कहते हैं किसी गोरे को यहाँ पर काम पे रख लूंगा। मेजर एडम्स कहती हैं ओवर माई डेड बॉडी। मेजर एडम्स जनरल हॉल्ट से कहती है मेरी बटालियन इन हॉरिबल कंडीशंस में दिन रात काम करती है, जबकि हमने अपनी बटालियन को 3 डिविजन्स में तकसीम किया है जो 24 घंटे काम कर रही हैं। हमारे पास गर्मी का कोई साधन नहीं है और यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि इन्हें ग्लव्स लगाकर काम करना पड़ता है। आपने हमें काम करने के लिए इस कबाड़ खाने को दिया था जहाँ पर न कोई बेड थे और न ही हमें कोई मदद मिली और मेरी बटालियन को हर दिन हैरेस किया जाता है, उनको गंदी नजर से देखा जाता है क्योंकि तुमने हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए उस जासूस को भेजा था। कुछ ही दिन पहले हमारे 2 सोल्जर्स एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए जो कि हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे और आपने उन्हें प्रॉपर ब्यूरियल देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। मैं जानती हूँ हम एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जंग हमारे निग्रो होने से स्टार्ट होती है और हम हर दिशा से लड़ रहे हैं और जैसा मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। इतनी बेइज्जती होने के बाद जनरल हॉल्ट यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। मेजर एडम्स की बटालियन रेसिज्म और सेक्सिज्म का सामना कर रही थी। इस देश में रहने के बावजूद भी, इस देश की सेवा करने के बावजूद भी उन्हें ऐसी नजर से देखा जा रहा था जैसे वो इस समाज का हिस्सा ही न हो। ये डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत हुआ करता था जिस वजह से ब्लैक अमेरिकन को रेसिज्म और सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ से जनरल हॉल्ट अपने सीनियर से बात करके इस यूनिट को बंद करने की सिफारिश करते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि मेजर एडम्स को उनकी गलती के लिए कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तभी बाहर से कुछ शोर आता है। जनरल का एक अफसर देखता है कि सैनिकों को उनके खत मिलने शुरू हो गए हैं और इससे सभी सैनिक बहुत खुश हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर यूनिट के पास उनके खत पहुँचने लगे हैं। दूसरी तरफ से उनके घर वालों के पास उनके खत पहुँचने लगे हैं और इस लेडी को भी अपने बच्चों की खबर मिल जाती है जो स्टार्टिंग में मिसेस रूजवेल्ट के पास शिकायत करने के लिए आए थे। इन लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे खुद रोना आ गया। चारों तरफ से खुशी का माहौल होता है। सोल्जर्स खुशी के मारे झूम रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने 3 सालों से अपने घर वालों की खबर नहीं सुनी थी, न ही उनके घर वालों ने अपने बच्चों की खबर सुनी थी और मेजर एडम्स ने वो काम किया था जिसे कहा गया था कि ये नामुमकिन है। पूरे देश में खुशी का माहौल होता है क्योंकि उनके सोल्जर्स, उनके बच्चों की खबर उनके घर वालों तक पहुँच रही थी। तभी लीना की फैमिली अखबार में उनकी यूनिट के बारे में, उनके काम के बारे में पढ़ लेते हैं। आज का दिन इन सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से अपने बच्चों की खबर नहीं सुनी होती है। इन लेटर्स में कई सारे सोल्जर्स के मरने की खबर भी होती है। इसके बाद जब कैप्टन एडम्स की यूनिट एक हॉल से गुजर रही होती है तभी एक सोल्जर कैप्टन एडम्स को बुलाता है और कहता है कि क्या आप 6888 हो, जिसपे कैप्टन एडम्स कहती हैं कि हाँ हम 6888 है। इसके बाद ये सभी सोल्जर्स इस पूरी यूनिट को स्टैंडिंग सल्यूट देते हैं। 6888 सेंट्रल पोस्टर डायरेक्टरी बटालियन की कहानी हिम्मत, मेहनत और जज्बात से भरी हुई है। ये असाधारण महिलाएं जो रेसिज्म और सेक्सिज्म का सामना कर रही थी, उन्होंने हर मुश्किल का बहादुरी से सामना किया। उनका मिशन था सोल्जर्स और उनके परिवार वालों तक उनकी चिट्ठियां पहुंचाना, एक ऐसी उम्मीद जो कभी काफी देर से रुक गई थी। सिर्फ 90 दिन में 17 मिलियन से ज्यादा लेटर्स को सॉर्ट और डिलीवर करके उन्होंने अपने डेडिकेशन और मेहनत का जीता जागता सबूत दे दिया। ठंडे और मुश्किल हालात से लेकर खराब फैसिलिटीज में काम करने तक इन महिलाओं ने हर परेशानी का सामना किया। फिर भी उनका मिशन क्लियर था, उम्मीद को जिंदा रखना। ये काम न सिर्फ एक जरूरत थी बल्कि उन्होंने दिखा दिया कि ब्लैक वुमेन भी किसी से कम नहीं, जबकि उनके एफर्ट्स को उस वक्त तक पूरी तरह से नहीं सराहा गया, लेकिन आगे चलकर हिस्ट्री ने इन हीरोज को इज्जत दी। 6888 की महिलाएं अपने देश लौटने पर उस वक्त तक ज्यादा अप्रिशिएट नहीं की गई। काफी सालों बाद
मिशेल ओबामा उन्हें इज्जत और यूएस आर्मी बेस फोर्ट ली का नाम भी मेजर चैरिटी एडम्स के सम्मान में रखा जाता है। 6888 की कहानी ये साबित करती है कि असली हिम्मत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि उन अनदेखे कामों में भी होती है जो बहुत जरूरी होते हैं। उन्होंने नए रास्ते बनाए और दिखा दिया कि जब औरतें उठती हैं तो इतिहास भी बदल जाता है। 2 साल का बैकलॉग क्लियर करने के बाद उन्हें फ्रांस में दूसरे बैकलॉग को क्लियर करने के लिए भेजा जाता है। लीना बाद में ह्यूज से शादी करती है और एक लंबे जीवन को जीती है। इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।